हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 4। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज इस अध्याय में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में। हम वाष्पीकरण के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार तरीके से आपको बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण क्या चीज है, कहां से आया है, कैसे होता है वाष्पीकरण। तो समझिए बात को, वाष्पीकरण होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पात्र है, आप अपने घर में करिएगा। आप एक गिलास में पानी लीजिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए, पानी को आप ऐसे ही रख दीजिए, खुला खुला आप रख दीजिए, कहीं पर भी आप अपने रूम के अंदर रखिए। आप जब नोटिस करिए जितना आपने द्रव रखा है, यानी कि जितना आपने ग्लास के अंदर पानी रखा है, उसे आप मार्कर से मार्क कर दीजिए कि कितना पानी उसके अंदर आपने रखा है उस ग्लास के अंदर। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, यानी कि एक दो दिन के बाद अगर आप फिर से उसे नोटिस करेंगे तो जो आपने मार्क किया था उसके नीचे द्रव पहुंच जाएगा। सर ये पानी गया कहाँ, शायद सर किसी ने पी लिया हो पानी, ऐसा भी तो हो सकता, कोई पी सकता है। अरे नहीं भैया, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ हमारे पास वाष्पीकरण। यानी कि अगर हम वायुमंडल में, यानी कि वायुमंडलीय जो हमारे पास नॉर्मली वायुमंडलीय दाब है, या फिर हम नॉर्मल कमरे के तापमान पे इसे हम रखें पानी को, ठीक है। तो जब हम पानी को रखेंगे तो उसके आयतन में, जो हमारे पास जल होगा उसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमारे पास क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वहां पे क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण देखिए, जब द्रव अपने क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब द्रव अपने क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक हमने लेक्चर नंबर 3 में बताया है। हमने बताया है कि जब जल 100 डिग्री तापमान पे पहुंच जाता है तो वह उबलने लगता है और वहां से वाष्प बनने लगता है, यानी कि वाष्प यानी कि गैस बनना शुरू होता है, ठीक है। तो वाष्प, जल वाष्प यानी कि क्वथनांक पे जो प्रक्रिया होगी और जो वाष्पीकरण है, दोनों में अंतर है। जो वाष्पीकरण है हमारे पास वो कमरे के तापमान पर भी हो जाएगा, और जो हमारे पास भाप बन रही है, जो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि क्वथनांक पे जो हमारे पास भाप बन रही है, तो वो हमारे पास कैसे हो रहा है, वो सबके जो कण है वो एक दूसरे से इधर उधर खूब विचलन करते हैं। जब 100 डिग्री तापमान पे हो जाएगा तो वो निरंतर प्रक्रिया होती रहेगी, यानी कि जलवाष्प बहुत ही स्पीड में बनेगा। और यहाँ पे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत धीमे है, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस, यानी कि बहुत धीरे धीरे होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक गिलास पानी को रखेंगे तो हमारे पास समय ले लेगा 15 से 20 दिन का, 1 महीने भी ले सकता है उसको पूरा वाष्पीकृत होने के लिए। अगर हम उसको क्वथनांक पर ले जाकर के उसको भाप बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उसमें समय लगेगा, तो हमारे पास 5 से 10-20 मिनट का समय ले लेगा। 5 से 10 से 20 मिनट में हमारे पास जितना भी जल होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। बात समझ में। तो क्वथनांक पे जो प्रक्रिया हो रही है बहुत ही तीव्र होगी, जो वाष्पीकरण है वो हमारे पास बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि बहुत ही धीमे धीमे प्रक्रिया हमारे पास होगी। बात समझ में आई सभी को। अगर हमारे घरों में आपने देखा होगा कि आप कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद आप क्या करते हैं, कपड़े धुलने के बाद आप छत पे जाते हैं और सुखा देते हैं, यानी कि ऐसे उसको फैला के डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि गुंजेट करके आप रख देते हैं, सूख जाता होगा। तो कपड़ा जो हमारे पास सूख रहा है, कपड़ा जो हमारे पास सूख रहा है तो कैसे हो रहा है, वहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। उस कपड़े में भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो कपड़ा सूख रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अगर आपको याद हो तो आपके गांव में तालाब होते थे, आज भी होंगे,
तो आपके गांव में तालाब होते, बरसात के दिनों में वो तालाब भर जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप अगर नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे उनके जो तालाब का पानी वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वो पानी कहाँ जा रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। यानी कि ये एक वाष्पित हो रहा है, यानी कि जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे प्रक्रिया हो रही है। अर्थात देखिए, जैसे हमारे पास एक ग्लास है, ये क्या है, ये ग्लास हमने बनाया, तो ग्लास के अंदर हम क्या भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। ग्लास के अंदर हमने क्या भर दिया, ये पानी भर दिया। तो ग्लास के अंदर जो पानी हमने भरा है, तो अगर हम आपसे पूछें वाष्पीकरण कहाँ होगा, नीचे से होगा, ऊपर से होगा, किनारे से होगा, दाएं से होगा, किधर से होगा, तो आपको बताना है जो हमारे पास वाष्पीकरण होगी वो एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि एक सतह पे होगी। जो हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर है वहां से ये वाष्पीकरण होगा, यानी कि जो हमारे पास जल की ऊपरी सतह है वहां से हमारे पास क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेंगे। ये वाष्पीकरण होता कैसे है, देखिए आपको याद होगा कि हमारे पास जैसे कि जल है, ठीक है, तो सबके पास समान क्या ऊर्जा होती है। जैसे आपके घर में आप जितने भी फैमिली में लोग होते हैं, तो क्या सबके पास जितनी ताकत, जितनी बुद्धि सबके पास है, क्या उतनी ही सबके पास होती है, जितना जैसे कि आपके पास है। सपोज जितना ताकत, तो जितना दिमाग आपके पास है, क्या आपके घर के सभी मेंबरों के पास उतना ही दिमाग है, उतना ही ताकत है। तो सर कहेंगे आप ऐसा तो नहीं है, सबके पास अलग अलग है, कोई ज्यादा बलवान है और हम कमजोर हैं, है कि नहीं। मतलब कि किसी के घर में कोई ज्यादा पहलवान हट्टा कट्टा होगा और किसी के घर में कोई दुबरा पतला होगा, बिल्कुल चिरमिखा, ठीक है। तो जब आपके घर में एक समान नहीं हो सकते हैं, तो जल के अंदर जो कण होंगे तो उसमें भी ऊर्जा अलग अलग होगी। किसी के पास ज्यादा ऊर्जा होगी, किसी के पास कम ऊर्जा होगी, ज्यादा होगी, किसी कण के पास ऊर्जा कम होगी। तो जिस कण के पास ऊर्जा अधिक होगी, जिस कण के पास ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, वो एक दूसरे से छुड़ा करके तो बाहर निकल जाएगा। तो वो हमारे पास क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। यानी कि ये प्रक्रिया धीरे 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 होती रहेगी, ये प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहेगी भाई। एक दूसरे से कोई ना कोई क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके पास ऊर्जा अधिक होगी भाई, जिसके पास ऊर्जा अधिक हुई वो छुड़ा करके बाहर निकल गया, फिर उसके पास किसी के पास ऊर्जा अधिक हुई, फिर वो छुड़ा करके बाहर निकल गया। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है जब तक ये पूरा जल वाष्पित न हो जाए। बात समझ में सभी को, ठीक है। तो आगे हमारे पास कह रहा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या है हमारे पास, कारक देखने हैं। तो वाष्पीकरण को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो देखिए सतह क्षेत्रफल, क्या दिया गया है, सतह क्षेत्रफल। यानी कि किसी चीज का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, बात समझिए, जैसे कि अगर हम बोतल में अगर रखें जल को, अगर हम किसी बोतल में रखें, तो हमारे पास वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे होगा, बहुत ही क्या होगा, धीमे धीमे होगा। अगर हम उसी जल को ना करके यानी कि थाली में कर दें, तो वाष्पित क्या होगा, बोतल की अपेक्षा थाली में क्या होगा, जल्दी जल वाष्पित होगा। बात समझ में। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर, एरिया बढ़ा देने पर वाष्पीकरण की दर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि बोतल में वाष्पीकरण धीरे होगा और थाली में हमारे पास क्या होगा, सेम टाइम पे ज्यादा प्रोसेस होगा, यानी कि किसमें, थाली में, अपेक्षाकृत किसके, बोतल में, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर भी हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको अगर याद हो तो आपके घरों में कपड़े को जैसे कि धुल करके, कपड़े धुले जाते हैं, धुलने के बाद उसको फैलाया जाता है। कपड़े को धुलने के बाद क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये शर्ट है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ऐसे को गुजेट करके ऐसे लपेट करके आप रख देते होंगे, ऐसा तो नहीं ना। शर्ट को क्या करते हो, बढ़िया इसे साफ करके और बढ़िया ये ऐसे फैला देते हो ना, ऐसे ऐसे फैला देते होगे ऐसे, और ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, सूख जाता है। तो पूरा हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। इस शर्ट का क्या हुआ, हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और शर्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। बात समझ में सभी को,
कि यही तो कह रहा है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है जब सतही क्षेत्रफल हम बढ़ा देते हैं। बात समझ में सभी को? ठीक है, फिर अगला पॉइंट कह रहा है ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि यानी कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर हम तापमान बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने पर कणों को गतिज ऊर्जा अधिक मिल जाएगी और जल्दी वो वाष्पीकृत हो जाएंगे। बात समझ में? ठीक है, फिर कह रहा है आर्द्रता में कमी यानी कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अगर क्वेश्चन पूछ ले, आर्द्रता किसे कहते हैं, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। हमारे जो आसपास जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे पास आसपास जो है वायु है, जो वायुमंडल है, वो निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जल वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर हमारे पास वायु है अगल बगल की आसपास की, उसमें अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक है, जल वाष्प की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो हमारे पास वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपको अगर ज्ञात हो तो बरसात के दिनों में कपड़े बहुत ही कम सूखते हैं। बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में अगर आप कपड़े को फैला देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समय लेता है सूखने में, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, जो हमारे पास जलवाष्प वायु है उसके जलवाष्प अधिक होता है, तो बहुत ही सूखता है, दर घट जाती है। वही बढ़िया जेठ बैसाख की धूप हो और उसके अंदर कपड़े सुखा दीजिए, आधे घंटे में डाल करके आइए, उठा के ले आइए, तुरंत सूख जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जो आसपास की वायु हो वहाँ पे नमी कम हो जाती है, यानी कि आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि आर्द्रता में कमी, हमारे पास ताप में वृद्धि, सतह का क्षेत्रफल, ये तीनों चीजें अगर हम बढ़ाएंगे, यानी कि सतह क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ताप में वृद्धि करेंगे तो हमारे पास वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आर्द्रता में कमी, ठीक है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम उसके आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, वायु की गति में वृद्धि। यानी कि आपको याद होगा, जब आपके गांव में या फिर आप कहीं पर भी रहते हैं, तो जब वायु हमारे पास तेज होती है, जब वायु हमारे पास क्या होती है, तेज होती है, तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगर जैसे कि हम कमरे में अगर अपने कपड़े को सुखाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़े को टांगने के बाद हम पंखा ऑन कर देते हैं। पंखा ऑन करने के बाद हमारे पास हवा तेज बढ़ जाती है, और जो वो वायु चल रही है, यानी कि जो पंखे से हवा निकल रही है, उससे क्या होती है, वो वायु के साथ जो जल वाष्प के कण हैं उसको साथ में उड़ा ले जाती है। बात समझ में? तो यही प्रोसेस हमारे पास होता है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जिससे आसपास के जल वाष्प की जो मात्रा होगी क्या होगी, घट जाएगी। अगर तेज धूप होगी, तेज अगर हमारे पास क्या होगी, वायु होगी, तो उसमें कपड़े हमारे पास क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है, यानी कि जो हमारे पास अगला हेडिंग है, हमारे पास क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता हमारे पास कैसे होगी। जब वाष्पीकरण होगा तो कुछ उसमें शीतलता भी क्या होगी, यानी कि ठंडक भी हमें क्या होगी, महसूस होगी। तो पहला हमारे पास पॉइंट दिया गया है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुले हुए बर्तन में द्रव में निरंतर वाष्पीकरण क्या होता रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोटा लें
लोटे के अंदर जल भर दें तो उसके अंदर वाष्पीकरण क्या रहेगा, होता रहेगा। जब वाष्पीकरण होगा तो नीचे का जो द्रव होगा, नीचे का जो जल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ठंडा होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं, आखिरकार सभी गांव से कहीं ना कहीं टच में होंगे, ठीक है, मैं खुद गांव से हूँ। तो गांव में तालाब होते हैं, ठीक है, बचपन में आप सब तालाब में नहाने के लिए जरूर गए होंगे। तो जैसे कि आजकल अभी मई जून की जब गर्मी होगी, दोपहर में आप कभी जाइए तालाब में स्नान करने के लिए, तो आप देखेंगे क्या, तेज धूप है, धूप तेज है। जैसे ही आप तालाब के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि अंदर जाएंगे तालाब के, तो आपको अंदर का पानी कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा, ना कि गर्म लगेगा। तो ऐसा क्यों, धूप इतनी तेज है, नीचे की जो सतह है यानी कि जमीन है, जमीन पे अगर आप पैर रख रहे हैं, बाहर निकल के जमीन पे आप सड़क वगैरह पे पैर रखें तो बिल्कुल, अगर चप्पल उतार के पैर रखेंगे तो बिल्कुल पैर ऐसा लगेगा कि जलने लगा है। वही तालाब के पानी के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको ठंडक महसूस होती है, वहां पे आपको क्या होगी, ठंडक महसूस होगी। लेकिन पानी का जो ऊपरी सतह है वो क्या होगी, गर्म होगी। पानी की जो ऊपरी सतह होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, लेकिन निचली जो सतह होगी वो हमारे पास क्या होगी, ठंडी होगी। यही हमारे पास कह रहा है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। यानी कि अगर हम आज जो जल के कण है वाष्पीकरण हो रहे हैं, तो जैसे ऊर्जा किसी के पास कम हुई, जैसे कि आप ही हैं, आपके घर में एक लोग काम करने वाले, जैसे कि आपके पिताजी बाहर काम करते हैं, आपके पास पैसे की दिक्कत हुई तो आप किससे मांगते हो, पिताजी से मांगते हो ना। तो घर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो किसी से आप कहोगे भैया 10 रुपया दे दो, तो हम आगे टिक्की मटर बतासा खाइए, ठीक है। तो वही हाल है, तो उसका भी इसके साथ वही कनेक्शन है। इसको भी बाहर जाना है कि अरे भैया तनिक ऊर्जा दे दो, तो हम बाहर ठाली तिके तुमको ले चला पाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके साथ में वो भी निकल जाएगा, धीरे धीरे दूसरे से ऊर्जा लेगा और खुद निकल जाएगा। तो निचले वाले के पास क्या होगी, ऊर्जा की कमी होगी। जब उसके पास ऊर्जा की कमी होगी तो वहां पे क्या होगी, शीतलता होगी, यानी कि ठंडक होगा। आपको ज्ञात होगा कि बर्फ के कणों में ऊर्जा कम होती है, द्रव के कणों में ऊर्जा अधिक होती है, और जल वाष्प के कणों में ऊर्जा उससे भी अधिक होगी। ये हमने आपको बता रखा है, तो समझिए बात को। जब ऊर्जा ले लेगा तो धीरे धीरे वो किसकी ओर बढ़ेगा, बर्फ की ओर, यानी कि शीतलता। यानी कि अगर ये प्रोसेस निरंतर चलता रहे, ऊर्जा चलती रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि शीतलता हमारे पास, मतलब ठीक ठाक पानी ठंडा में प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में। दूसरा पॉइंट कह रहा है, एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक का अनुभव करते हैं। अगर हमारे पास एसीटोन होता क्या है, जो हम महिलाएं लोग नेल पॉलिश लगाती हैं उंगलियों पे, बढ़िया इधर उधर हाथों में भी लगाएंगी, पैरों में भी लगाएंगी, ठीक है, इधर उधर ऐसे रखती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एसीटोन होता है वो नाखूनी को छुड़ाने वाला, यानी कि नेल पॉलिश को हटाने वाला क्या होता है, एक लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है। जब हम एसीटोन को गदेली पे रखते हैं, एसीटोन को जब हम गदेली पर रखते हैं तो क्या होगा, गदेली के आसपास, यानी कि हमारी जो बॉडी है, यानी कि उससे क्या लेगा, ऊर्जा लेगा। ऊर्जा लेने के बाद वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और हमारे गदेली पे क्या लगेगा, ठंडक महसूस होगी। आपने पेट्रोल वगैरह तो यूज किया ही होगा, तो पेट्रोल अगर आपके हाथ पे गलती से गिर जाता है तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। तो हो क्या रहा, वो आपके शरीर से ऊर्जा ले रहा, तो वहां पे आपको क्या लगेगा, ठंडक महसूस होगी, उस जगह पे क्या होगी, ठंडक महसूस होगी। और ये आप दिमाग में भ्रम मत करिएगा कि आपके हथेली पर रखने से ही वाष्पीकरण हो रहा है। वहां पे आप मेज पर रख देंगे तब भी वाष्पीकरण होगा, आप कहीं पर भी रख देंगे तो वाष्पीकरण होगा। बात समझ में सभी को। तो यही कह रहा है, एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक का अनुभव होता है, यानी कि आसपास से वो क्या ले लेगा, ऊर्जा ले लेगा, और हमें ठंडक का अनुभव होगा। फिर कह रहा है, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर छिड़काव करते हैं, यानी कि पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। जैसे कि अभी गर्मी हमारे पास शुरू ही होने वाली है, अप्रैल चल रहा है समय, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो लोग छत पे लेटने जाते हैं। गर्मियों में हम लोग, आप सब गर्मियों के दिनों में छत पे लेटते हैं, तो छत तो दिन भर में इतनी धूप पड़ती है तो गर्म हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, पाइप से पानी डालते हैं छत पे, छत पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद वो आपको ठंडक महसूस कराती है। ऐसा क्यों, देखिए समझिए बात को। सेम प्रोसेस यही हो रहा है,
तेज धूप वाले दिनों के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल कर देती है। यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देती है, शीतल कर देती है। जैसे कि जैसे कि हमारे पास तवा गर्म होता है, रोटी बनाइए, तवे पे ऊपर पानी अगर आप छिड़केंगे तो बड़ी तेज छन्न बोलता है और भाप के साथ उड़ जाता है, बात समझ में। लेकिन वही बार बार अगर आप उसी जगह पे डालते रहे पानी, तो एक समय ऐसा आएगा कि रोटी बनाने वाला जो तवा होता है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों हुआ, यानी कि वो जो गर्म है, जैसे हम उस पर पानी डालेंगे तो उसके साथ वाष्पीकरण जो उसकी ऊर्जा है उसको लेकर के भाप के साथ क्या हो गया, उड़ गया, फिर डाला फिर उड़ गया, फिर डाला फिर उड़ गया। ऐसे कई बार प्रोसेस करेंगे तो तवा हमारे पास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वही सेम प्रक्रिया हमारे पास क्या होती है, छत के साथ होती है या फिर किसी खुले मैदान में होती। जैसे ही हम पानी डालेंगे वो वाष्पीकरण के साथ उड़ जाएगा, ऊर्जा लेगा, उड़ जाएगा और अंततः हमारे पास जो फर्श होगी, हमारे पास स्लेब होगी छत की, वो हमारे पास क्या होगी, ठंडी लगेगी जब आप रात्रि में वहां पर लेटेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अनुभव होता है। अगर आप नहीं लेटे हो छत पे तो गर्मी आ रही है, आप पानी को छिड़किएगा और वहां पे आराम से सोइएगा, बहुत ही अच्छी नींद आती है। ठीक है, फिर कह रहा है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सूती कपड़े, लोग बोलते हैं कि गर्मी आ रही है सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे कि टेरिकाट वगैरह अगर पहनेंगे तो उसमें पसीना कम सूखता है, जैसे कि सूती कपड़ा पहना आपने। ठीक है, तो जैसे आपके शरीर से पसीना बाहर निकला, क्योंकि गर्मियों में पसीना शरीर से बाहर निकलता है, पसीना जब बाहर निकलेगा तो सूती कपड़ा उसको सोख लेगा। सोखने के बाद क्या होगा, वहां पे वाष्पीकरण होगा, वो आपके शरीर से ऊर्जा लेगा और वाष्पीकरण कर देगा। यानी कि तो जो ऊर्जा ले रहा है, तो वहां पे जब ऊर्जा लेगा तो क्या होगा, आपको शीतलता महसूस होगी, यानी कि ठंडक लगेगी, ठंडक महसूस होगी। बात समझ में। यही कारण है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। फिर कह रहा है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। यानी कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर क्यों आती हैं। जैसे कि हमारे पास एक गिलास है, समझिए बात को, जैसे कि हमारे पास क्या है, गिलास, ये हमारे पास क्या है, गिलास है। और गिलास के अंदर अगर हम क्या डाल दें, बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए, हमारे पास बर्फ के टुकड़े पड़ गए इस गिलास के अंदर। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करेंगे तो इस गिलास की बाहरी सतह पर हमारे पास क्या जल की क्या आ जाती है, बूंदे आ जाती है, जल की क्या आ जाएंगी, बूंदे आ जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जल की बूंदे क्यों आ रही हैं। अगर आप पानी वगैरह रखते हैं पीने के लिए तो होता क्या है, ठंडा पानी आपने भरा तो आसपास क्या आ जाती हैं, बूंदे आ जाती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, उसको बढ़िया पोंछ दीजिए, फिर उसके अंदर पानी भरिए, तब भी हमारे आसपास क्या हो जाएगी, उस गिलास के पानी की बूंद आ जाती हैं। क्यों होता है, गिलास में क्या छेद है छोटे छोटे, जो उसके माध्यम से पानी बाहर आ गया। कहोगे नहीं, अभी नया गिलास लेके आए थे, उसमें कहाँ से छेद हो जाएगा, दुकान वाला ठग लिया क्या। तो ग्लास में छेद नहीं है, ग्लास में छिद्र नहीं है, तो कहाँ से पानी आ रहा है सर, लीक है क्या। नहीं भैया, लीक नहीं, समझिए बात को, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे ये रहा है कि जो हमारे पास ग्लास है, देखिए वायुमंडल है, या जो आपके पास आसपास की वायु है, आसपास की क्या है, वायु है। तो उस वायु में जल वाष्प की कुछ बूंदे रहती है, जल वाष्प रहता है। जब वो इस सतह से टकराता है, यानी कि इस ठंडी सतह से टकराएगा, क्योंकि जो हमारे पास जल वाष्प है वो, उसके पास ऊर्जा अधिक होगी, जब इससे टकराएगा तो ऊर्जा उसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कि तापमान कम होगा और वो द्रव में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे टकराएगा बूंद बन जाएगा, धीरे धीरे एक बूंदों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बूंदों में क्या हो जाएगा, हमारे पास परिवर्तित हो जाएगा। तो सर कहेंगे सर आप ये इतना जलवाष्प आता कहाँ से है। इतना जलवाष्प आता है, हमारे आसपास तालाब है, वहां से जलवाष्पित होता है, पेड़ पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वहां से जलवाष्प बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप और हम खुद भी जलवाष्प बनाते हैं। जैसे आप सांस लेते हैं तो एक गैस के रूप में आप भाप को छोड़ते हैं, ठीक है। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप नाक के पास हाथ लेके जाइएगा और काफी देर तक यही प्रक्रिया करिएगा, तो कुछ बूंदे आपको हल्की हल्की नमी महसूस होगी आपकी उंगलियों पे। ऐसे करिएगा, ऐसे, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपके हाथों पे क्या, उंगलियों पे क्या है, हल्की हल्की नमी
महसूस होने लगेगी। बात समझ में? तो यानी कि आप भी वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल वाष्प आप भी निकाल रहे हैं, आप जब सांस ले रहे हैं, ठीक है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, जल वाष्प निकाल रहे हैं। बात समझ में कि नहीं सभी को? ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर सभी को? ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, जल वाष्प हो रही है। तो आसपास जो हमारे पास आसपास हमारे पास वायु है, वहां पे क्या हो रहा है, जल वाष्प की बूंदे हैं, वहां पे जल वाष्प की क्या है, बूंदे हैं। तो वो इससे टकराएंगे, इस सतह से टकराने के बाद में यहाँ पे एक बूंद यानी कि छोटे छोटे बूंदों का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बूंदों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जब छोटे छोटे बूंदों मतलब छोटे छोटे बूंद बन करके यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ पर? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में आपको याद होगा कि आज से काफी समय पहले आपके जब दादी बाबा लोग होते होंगे तो आपके घरों में गर्मी के दिनों में घड़े का प्रयोग होता था। आजकल तो लोग घड़े की जगह पे फ्रिज लेके आए हैं, ठीक है। तो फ्रिज का पानी हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र के लिए यानी कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता फ्रिज का पानी। हमारे लिए नॉर्मल नल का पानी या फिर आप घड़े में रख करके पानी पीजिए, बहुत ही हमारे लिए क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। बात समझ में? तो उसमें होता क्या है, घड़े में होता क्या है, घड़े में हमारे पास क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। घड़े में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वहां से पानी बाहर थोड़ा थोड़ा मतलब बाहर आ जाता है। घड़े जब घड़े के अंदर पानी भरोगे तो बाहर से पानी क्या मतलब क्या हो जाएगा, घड़ा नम हो जाएगा, वहां से क्या होगा, जल वाष्पित होगा। क्या होगा, जल वाष्पित होगा। जल वाष्पित के दौरान हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां से पानी भाप के रूप में उड़ेगा, वहां से ऊर्जा लेगा। तो घड़े के अंदर क्या होगी, कमी आएगी ऊर्जा की। पानी के जो कण होंगे उसमें ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी। तो घड़े का पानी हमारे पास क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा यानी कि ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। बर्फीले जल से भरे जो ग्लास है उसके आसपास बूंदे नजर आती हैं, ठीक है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि हमें ठंडक का अनुभव करते हैं, पसीना सूख लेते हैं और जल वाष्पित कर देते हैं, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। तेज धूप वाले दिनों में हम छत पे खुले स्थान पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल वाष्प के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, ठीक है। एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडा का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि गदेली के आसपास से वो मतलब ऊर्जा ले लेगा और उसको क्या कर देगा, वाष्पित कर देगा, हमें ठंडक महसूस होगी, ठीक है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल वाष्पीकरण होता रहता है। अगर हम लोटे में या किसी में रखें तो पानी का वाष्पीकरण होता रहेगा, तालाबों में वाष्पीकरण होता रहता है। बात समझ में? इस वीडियो में हमारे पास हमारे आसपास के पदार्थ जो हमारे पास अध्याय है वो हमारे पास यहाँ पे समाप्त हो चुका है इस वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। अगर आपको ये हमारा अध्याय पसंद आया है तो आप हमारे इस अध्याय को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र इस साल 9th में 8th पास करके 9th में आए होंगे, तो उनका भी आपके साथ साथ क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, ठीक है, जग कल्याण हो जाए। बात समझ में? तो आप सब क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आप खुद इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बात समझ में? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।